दोस्तों, समय की लकीरों पर जब हम नजर डालते हैं तो ऐसा लगता है कि जिंदगी सवालों से नहीं बल्कि डिसीजन से बनती है। आज के कहानी का एक ऐसा ट्विस्ट है, एक ऐसी लेडी जो कभी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, जिनका नाम है शेख हसीना। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर बांग्लादेश बना कैसे। 1947 के पार्टीशन के समय पाकिस्तान दो हिस्सों में बना, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश। कहने के लिए ये दोनों देश एक थे, लेकिन दोनों की बोली, भाषा, कल्चर, आइडेंटिटी बिल्कुल एक दूसरे से अलग थी। ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बावजूद भी पावर वेस्ट के पास था, इसलिए उन्होंने उर्दू लैंग्वेज को नेशनलाइज कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को लगा कि उनकी भाषा, बोली, कल्चर, संस्कृति को दबाया जा रहा है। इस मूवमेंट की सबसे पहली बुलंद आवाज थी शेख मुजीबुर रहमान की, जो बाद में बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर बने। उन्होंने बंगाली आइडेंटिटी को एक पॉलिटिकल मूवमेंट में बदल दिया, जिसमें आवाज थी हमारी भाषा हमारी आवाज। समय के साथ फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया, लैंग्वेज के साथ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी बढ़ते गई। डेवलपमेंट वेस्ट में होता रहा और टैक्स ईस्ट से ज़्यादा लिया जाता था। मेजॉरिटी पॉपुलेशन ईस्ट में होने के बावजूद भी पॉलिटिकल पावर वेस्ट में था। 1970 में जब इलेक्शन हुआ तब शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की, पर इस विक्ट्री को वेस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, इस लोकशाही को वेस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, और यही मूवमेंट ईस्ट और वेस्ट के बीच टर्निंग पॉइंट बन गया। और फिर शेख मुजीबुर रहमान ने एक डिमांड रख दी, अगर लोगों की आवाज को दबा दिया गया, लोगों के अधिकार को छीना गया, डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो फिर हम आज़ादी लेंगे। उनके स्पीचेस ने आम आदमी के मन में जुनून पैदा कर दिया। फिर 1971 में वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान पर कठोर हमले किए और ऑपरेशन का नाम दिया सर्च लाइट ऑपरेशन, जिसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया, लाखों लोग शरणार्थी बनकर भारत आए। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनका स्लोगन जय बांग्ला लोगों की हिम्मत बन गया। भारत ने उस समय ईस्ट पाकिस्तान के आज़ादी की लड़ाई को सपोर्ट किया और दिसंबर 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने सरेंडर किया और 16 दिसंबर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान एक देश बना, जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं। और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन बने। अब बांग्लादेश बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि आज़ादी के लिए जिन लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, शहीद हुए, बलिदान दिया, उनके परिवार को न्याय कैसे मिलेगा। फिर अवामी लीग के नेताओं ने सोचा, आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, उनके परिवार को स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाएगा। और एक दिन अचानक 15 अगस्त 1975 को सुबह शेख मुजीबुर रहमान के साथ साथ उनके भाई, उनकी पत्नी, बेटे, बहुओं के साथ साथ उनके परिवार के 17 मेंबर्स की हत्या कर दी जाती है। उनकी दोनों बेटियां शेख हसीना और शेख रिहाना उस समय विदेश में थी, इसलिए बच जाती है। फिर 21 साल के संघर्ष के बाद 1996 में शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनती है, और जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बनती है, उनके पिता की इच्छा रिजर्वेशन पॉलिसी को रिन्यू करने का काम करती है और 2009 से फ्रीडम फाइटर के परिवारों को रिजर्वेशन कोटा लागू कर देती है। लेकिन धीरे धीरे यही फैसला अपोजिशन के लिए नया मुद्दा बन गया। उनका कहना था कि ये इक्वालिटी के खिलाफ है, ये देश के खिलाफ है। और धीरे धीरे देखते देखते एक छोटी सी चिंगारी उठी और भयानक आग में तब्दील हो गई। पर क्या ये प्रोटेस्ट सच में छात्रों का था या फिर किसी और का? क्योंकि जब प्रोटेस्ट के आड़ में फादर ऑफ द नेशन के स्टैचूज को जड़ से उखाड़कर फेंकना, एक 76 साल की वृद्ध महिला के अंडरगारमेंट के साथ बदसलूकी करना, क्या ये छात्रों का गुस्सा था या फिर प्लान्ड अटेम्प्ट? जिनके परिवार ने बांग्लादेश को जन्म दिया, जिसके नेतृत्व में एक नया राष्ट्र बना, जिसने सबसे ज्यादा बांग्लादेश को प्यार किया, जिसके शासन में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बदली, नए अवसर पैदा हुए, लेकिन उसी देश की बेटी शेख हसीना को इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने उन्हें क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए मौत की सजा सुना दी। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल केस नहीं, बल्कि समय का एक साइलेंट मैसेज है कि समय सब कुछ रिकॉर्ड करता है।
हर कहानी की शुरुआत एक शाइन से होती है, वैसे शेख हसीना की कहानी एक शाइन से शुरू हुई थी, पावर की चमक से शुरू हुई थी। वो एक बांग्लादेश की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी। लोगों का उनके पास सपोर्ट था, उनके पीछे पूरा सिस्टम खड़ा था। अवामी लीग उनके पीछे वॉल की तरह खड़ी थी, लेकिन समय का रूल है, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे अंदरूनी दीवारों पर क्रैक्स दिखने लगते हैं। उनके राज में भी धीरे धीरे दरारें पड़ती गई और अपोजिशन की आवाज बुलंद होती गई और एक साइलेंट स्टॉर्म अंदर ही अंदर आकार लेने लगी। फिर आया वो टर्निंग पॉइंट जुलाई 2024, जब छात्रों की एक जबरदस्त वेव उठी। ये मूवमेंट सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि बरसों पुरानी एक फीलिंग थी, एक इमोशन था। ये एक होप थी बदलाव की, ये एक आरजू थी बेहतर सिस्टम की डिमांड की, और ये छात्रों की डिमांड सीधे सिस्टम के कॉलर तक जा पहुंची। अब कोर्ट का कहना है कि हसीना की सरकार ने छात्रों के आवाज को दबाने का काम किया। प्लान सिस्टमैटिक था, ऑर्गेनाइज था, डेलिब्रेट था। पर यहाँ एक बात समझना जरूरी है, जो हुआ वो तो भयानक था ही, पर एक छोटी सी चिंगारी जो आग में तब्दील हुई, वो बांग्लादेश में आज तक बुझी क्यों नहीं। अब सवाल ये उठता है, इतने बड़े प्रोटेस्ट में, इतने बड़े आंदोलन में सिर्फ छात्रों का ही हाथ था? आखिर ये छात्र आंदोलनकारी कौन थे? क्या वाकई ये आम छात्र थे, या उनके पास जो धारदार हथियार थे, शस्त्र थे, इसके पीछे कोई ताकत थी? क्या ये सिर्फ स्टूडेंट्स का ही प्रोटेस्ट था, या फिर इसके पीछे किसी देश के इंटेलिजेंस सीक्रेट एजेंसी सीक्रेटली काम कर रही थी? वैसे तो कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में जस्टिफाइड के नाम पर सब कुछ जायज है। अगर स्टूडेंट्स के आड़ में उसमें देशद्रोही थे तो उनको मारना एक नेसेसिटी स्टेप बन जाता है। शायद हो सकता है शेख हसीना उस समय इसी डायलेमा में थी। पावर का प्रेशर नेशनल सिक्योरिटी और पॉलिटिकल सर्वाइवल के बीच पिसी हुई। अब कोर्ट के मुताबिक शेख हसीना ने ऑर्डर दिया था कि ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर से प्रोटेस्ट की जगह ढूंढी जाए और छात्रों पर एक्शन लिया जाए। कोर्ट का कहना है कि ये कोई घबराहट में लिया गया डिसीजन नहीं था, बल्कि प्रॉपर प्लान था। एक सरकारी गवाह, पूर्व आईजीपी जिनका नाम ममून था, उनका कोर्ट में कहना है कि जो भी ऑर्डर मिले थे वो पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मिले थे। इसके आधार पर कोर्ट ने शेख हसीना को दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुना दी। पर कहानी एक तरफ से लिखी नहीं जाती। शेख हसीना की लीगल टीम ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा कि ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स का यूज लोगों को मारने के लिए नहीं, बल्कि क्राउड मॉनिटरिंग और क्राउड कंट्रोलिंग के लिए किया गया था। अगर सरकार का इंटेंशन लोगों को मारना ही होता तो फैटेलिटीज का नंबर और ज्यादा होता। उनका आर्गुमेंट था कि नैरेटिव एग्जैगरेटेड है और फैक्ट्स इनकम्प्लीट। ह्यूमन राइट्स का भी कहना था कि चार्जेस जितने स्ट्रांग और मजबूत थे, ट्रायल प्रोसेस उतना ही वीक, खास तौर पर जब वर्डिक्ट डेथ सेंटेंस का हो। 2009 में जिस आईसीटी को शेख हसीना ने बनाया था, उसी आईसीटी ने 36 साल बाद शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी। इसी को कहते हैं समय का चक्र, जो किसी के लिए नहीं रुकता। ना वो सवाल करता है, ना जवाब देता है। वो कभी दोस्त बनता है तो कभी जज भी बनता है, और जब पलट कर वापस आता है तो ये नहीं देखता कि वो पीएम है, सीएम है, राजा रानी है या भिखारी है। वो ना सवाल करता है, ना मौका देता है, क्योंकि समय ना कल किसी का था, ना आज है, ना कल किसी का रहेगा। वो हमारी पर्सनालिटी, हमारे कर्म और हमारे एक्शन से हमारी किताब लिखता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आईसीटी ने जो निर्णय दिया उसके बेस पर, उसके आधार पर हम शेख हसीना की असली कहानी लिख सकते, क्योंकि आईसीटी भी एक मैन मेड संस्था है। हो सकता है किसी प्रेशर, किसी इन्फ्लुएंस या पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो, या हो सकता है इसके पीछे कोई सीक्रेट एजेंसी का हाथ हो, इसीलिए ये वर्डिक्ट मिला हो। लेकिन इस वर्डिक्ट से ये साबित नहीं हो सकता है कि शेख हसीना के कर्मों की किताब लिखी जा चुकी है। हो सकता है कल समय किसी और की किताब लिखे, किसी और का हिसाब खोले, या फिर सच को किसी और पन्ने पर पलट दे। क्योंकि समय सबसे बलवान होता है। जो समय कभी शेख हसीना का था, आज वो समय किसी और का है। जो डिसीजन आज हमें सही लग रहा है, हो सकता है वो कल गलत हो, और जो कल गलत लगे, हो सकता है वो परसों सही हो। आज के इस वीडियो का एक साइलेंट मैसेज है कि समय किसी के साथ परमानेंट दोस्ती नहीं करता। ये नैरेटिव्स, ओपिनियन, वर्डिक्ट सब समय के पिटारे में कैद है। किसी के डिसीजन के आधार पर हम किसी की कहानी को कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहानी अभी भी बाकी है। समय का पहिया अभी भी घूम रहा है, और जब तक समय चल रहा है, जब तक कहानी चल रही है, हम किसी के कहानी का अंतिम अध्याय नहीं लिख सकते। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।